नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान साहब। नंद कुमार सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी उपलब्धि 11 साल मुख्यमंत्री जी ने पूरे किए हैं। पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ एक उत्सव का आनंद ले रहा है, लेकिन इस उत्सव में आप महत्वपूर्ण क्या देखते हैं कि ये जोश का जश्न है या आनंद है या कार्यकर्ताओं की खुशी है? 29 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने जश्न मनाया, दीपोत्सव मनाया। ये मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है पुरोहित जी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में किसी एक मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है 11 वर्ष। वो कीर्तिमान शिवराज जी ने स्थापित किया और हमारे लिए 11 वर्ष का लंबा कार्यकाल महत्व का नहीं है। वो 11 वर्ष का कार्यकाल मध्य प्रदेश के विकास का स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। मायने इस बात में है। जी, आपने जैसे कहा कि दीपोत्सव मना रहा है पूरा प्रदेश, मनाया है पूरे प्रदेश ने दीपोत्सव, खुशी का दौर जारी है। तो ये जो उत्सव मनाया प्रदेश ने, जैसा आपने कहा कि ये विकास का उत्सव था, ये स्वर्णिम काल का उत्सव था। इसमें एक कार्यक्रम जो अभी जम्बूरी मैदान पर आयोजित हुआ, उस पर कांग्रेस ने ये कहा कि ये सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग है, प्रदेश में पैसे की किल्लत है और मुख्यमंत्री जी अपनी वाही के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर आयोजित कर रहे हैं। जमुरी मैदान का जो कार्यक्रम हुआ, जहां पे लाखों हितग्राही वर्ग इकट्ठा हुआ, उनको सीधे वहां पे प्रशिक्षण दिया गया कि शासन की कौन कौन सी योजना है। उसमें कोई भाषण नहीं हुए, उसमें सीधे सीधे वो गरीब, वंचित, दलित, शोषित, जिनके लिए शिवराज जी का खजाना खुला रहा, आने वाले समय में वे और अधिक अच्छे तरीके से लाभ लें, इसलिए उनको यहां पे प्रशिक्षित किया गया। LED लगाए गए, किस योजना को कैसे माध्यम से आगे बढ़कर लाभ लिया जाता है, किस योजना में कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, ताकि उन गरीब लोगों को भटकना न पड़े, लाभ लेने के लिए परेशानी न उठानी पड़े। तो ये तो कांग्रेस ने इसके लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस प्रकार से भगवान राम 12 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या में लौटे तो दीपोत्सव मनाया गया, ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम काल में वापसी कर गया। आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दावा करती है कि बीमारू से विकसित काल में प्रवेश कर गया, तो आप ये दीपोत्सव मना रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का शहडोल के दौरान ये कहना कि मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है, मुख्यमंत्री कांटों भरा ताज होता है मुख्यमंत्री का पद, और 18 घंटे काम करते करते मैं थक गया हूँ। तो विपक्ष ने उस दौरान ये चुटकी ली थी कि ये प्रयाण करने वाली दिशा में अब ये शब्द बोल रहे हैं और आपकी वहाँ जीत हुई। तो मुख्यमंत्री जी के उस मनोभावों को किस संदर्भ में देखते हैं आप? ये शहडोल के चुनाव में ही नहीं, जिस दिन 25 नवंबर 2005 को नियति ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, उसी दिन उस धरती पुत्र किसान के बेटे ने, जो
छोटे से गांव से निकलकर अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा करते हुए श्यामला हिल्स तक पहुंचा। वो 11 साल शिवराज जी के कठोर परिश्रम के 11 साल है, और मैंने तो उनको बहुत नजदीक से उनके जिंदगी को देखा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पार्टी के किसी न किसी जिम्मेदार पद पे रहा हूं। 11 वर्ष शिवराज जी ने राज नहीं किया, तपस्या की है। इस बीमारू प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए, खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए इन 11 वर्ष में शिवराज जी अपने खुद के खातिर एक दिन भी नहीं जिए। 7.5 करोड़ जनता के कल्याण के लिए और अपने प्यारे मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए जीवन जिया है। जी, अगर आपकी बात को माने तो जिस प्रकार से आपने इन 11 सालों की व्याख्या की, शिवराज जी के कठिन परिश्रम की पराकाष्ठा और आपकी सांगठनिक कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिला, क्योंकि लोकसभा का ये जो शहडोल का चुनाव और नेपानगर विधानसभा का चुनाव, ये एक तरीके से मध्यांतर के चुनाव थे। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता तो शायद कांग्रेस कहती कि देखिए ये परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है, लेकिन आपने मध्यांतर में, इंटरवल में भी जो है फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया 2018 का। तो आपको क्या लगता है कि ये उस जीत का सिलसिला जो आपका बरकरार है उसी का फलसफा है? शिवराज जी के विकास यात्रा का जो सिलसिला बरकरार है, जी जी, ये जीत उसका फलसफा है। और मेरे पार्टी के वो हजारों कार्यकर्ताओं के पसीने का फलसफा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे कार्यकर्ताओं वाले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री जिस पार्टी के हैं, उस मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। 2018 में पार्टी की जीत को लेकर, और शिवराज जी ही नेतृत्व करेंगे 2018 में, वो ही पार्टी का चेहरा होंगे, इस बात को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? 101%। मैं नहीं, पूरी पार्टी, भाजपा का पूरा नेतृत्व सुनिश्चित है इस बात के लिए कि 2018 में हम मध्य प्रदेश की धरती पर फिर शिवराज जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और चौथी बार बहुत शान के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। जी, कांग्रेस को 2018 में आप अपने नजरिए से किस स्थान पर देखते हैं? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए रोल मॉडल स्टेट है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पार्टी कदम दर कदम आगे बढ़ रही है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री 9 बार आ चुके हैं 2.5 साल के कार्यकाल में। तो ये जो पूरा एक वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यह वातावरण के वजह से कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 बार हमारे प्रदेश में आना, ये हमारे प्रदेश के ऊपर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, प्रदेश की पार्टी पर उनका कितना स्नेह है, ये इस बात को इंगित करता है। रह गया सवाल कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की जो दशा आज है, वो उस पार्टी के नेताओं के गलत सोच और चिंतन का दुष्परिणाम है, कर्मों का दुष्परिणाम है। जाको प्रभु दारुण दुख दे, वा की मति पहले हर ले। तो आपको क्या लगता है कि उनकी मति विनाशकाल हरली है? उनका नजदीक है, इसलिए बुद्धि विपरीत हो बिल्कुल गई? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात का एडवांटेज मिल रहा है? ये एडवांटेज नहीं मिल रहा है, हमें हमारे सुकर्मों का फल मिल रहा है, और उनकी दुर्गति उनके कुकर्मों के कारण हो रही है। जो
नोटबंदी के ऊपर देश बंद करे। क्या कहेंगे हम इसको। दो चीजें आप देख ले, 500,000 के नोट बंद, ये देश के मजबूत प्रधानमंत्री का इस देश के खातिर कितना बड़ा फैसला है, और इसका विरोध कांग्रेस करे और लोग करे। साफ हो गई दुनिया के सामने दो चीजें, कांग्रेस का हाथ काला धन वालों के साथ और कांग्रेस का हाथ दाऊद जैसे नकली नोट छापने वालों के साथ। तो जैसा ये जो नोटबंदी को आप काले धन को रोकने की दिशा में कितना कारगर कदम मानते? बहुत बड़ा कदम है। इस देश में हजारों करोड़ रुपया काला धन जो बैंकों में नहीं रखा जा सकता और जो घरों में रखकर सड़ रहा था, देश की अर्थव्यवस्था को घून की तरह लील रहा था, उसके साथ ही हजारों करोड़ रुपए नकली नोट पाकिस्तान के रास्ते से छप के हमारे हिंदुस्तान में फेक करेंसी आई, जो हमारे अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही थी, आतंकवाद को हथियार उपलब्ध करा रही थी, ड्रग माफियाओं के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी को बर्बाद किए जाने का षड्यंत्र चल रहा था। ये सब चीजें इससे रुकी है। और आपने देखा होगा कि जो कश्मीर विगत कई महीनों से कर्फ्यू के साए में जी रहा था, और ये फेक करेंसी और नकली नोट, काला धन पर पाबंदी लगने के बाद कश्मीर के बाजार खुल गए। जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये चूंकि जाली नोट जो छाप रहे थे वो यथावत हैं, वो फिर छापेंगे। जो रिश्वतखोरी कर रहे थे वो रिश्वतखोरी भी करेंगे, काला धन फिर से जमा करेंगे। ये जो काला धन था वो हटा तो दिया, लेकिन काला धन फिर से उत्पन्न न हो उसके लिए भ्रष्टाचार निवारण के लिए कोई कठोर कदम देश को उसकी भी जरूरत है। जरूर सही है, इस दिशा में जरूर प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री ये बैठकर विचार कर ही रहे होंगे। लेकिन अभी जो मुझे प्रारंभिक जानकारी मिली है वो ये है कि जिस प्रकार के कागज का इस्तेमाल किया गया है जी, वो कागज हम नकली नोट छापने वालों को उपलब्ध नहीं हो सकेगा। उसमें जिस शाही का इस्तेमाल किया गया है, एक्सक्लूसिविटी की शर्त रखी गई है कि वो कागज और उस करेंसी का कागज वो कंपनी किसी और देश को सप्लाई नहीं करेगी। नहीं देगी। जी जी। और इसी के साथ जिस शाही का, जिस इंक का, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वो नकली नोट छापने वालों को नहीं मिलेंगे। इसके पहले जो नोट छपे थे जी, वो कागज हिंदुस्तान को भी उपलब्ध कराती थी वो कंपनी, और पाकिस्तान को भी उपलब्ध कराती थी। जी। लेकिन देश का जो 70% जो वर्ग है उसमें से 30% तो गरीबी की रेखा के नीचे है और बाकी का 40% जो है वो गरीब है। तो बहुत ट्रांजैक्शन अभी उनका लेन देन बहुत ज़्यादा कैश से नहीं है। तो जो आम वर्ग है वो निश्चित रूप से समर्थन कर रहा है, समर्थन योग्य कदम है। लेकिन चूंकि जो एक नंबर में भी ट्रांजैक्शन करना चाहता उसके लिए भी कैश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो रोज़ दिहाड़ी पे काम करते थे सब्जी भाजी वाले, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। जरूर नहीं, तो उसके निश्चित रूप लिए से अब उसके ये लिए इतना बड़ा कदम है, जी जी, इतना बड़ा कदम है, तो उसमें थोड़ी कठिनाई तो होंगी, संवेदनशील लेकिन उस जी। कठिनाई को झेलने का मानस ये देश बना चुका है। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझते हुए सहकारी सोसाइटीज़ में, सहकारी बैंकों में 500,000 नोट को एक्सेप्ट करने की बात करी थी और 2 दिन चले भी, लेकिन आरबीआई ने तत्काल उस पर रोक लगा दी। तो थोड़ा सा आम जनमानस का जो अव्यवस्था है उसको कांग्रेस आज आक्रोश का रूप दे रही है। उसी को लेकर उसने विगत सप्ताह बंद करने की बात कही, आक्रोश करने की बात कही।
लेकिन वो सड़कों पर नजर नहीं आया। तो आप कांग्रेस जितना इसको उठा रही है इस मुद्दे को, जितना विपक्ष इस पर हाय तौबा कर रहा है, आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए था? जितना कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है उतनी वो जमीन में धंसते जा रही है। शहडोल लोकसभा के चुनाव में, नेपानगर विधानसभा के चुनाव में नोटबंदी के मुद्दे को कितना उछाला, कितना कुप्रचारित किया। नहीं, मध्य प्रदेश में तो तय है कि मध्य प्रदेश में नोटबंदी नहीं आपकी और मतलब चौहान स्क्वायर है, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, एक तरफ नंद कुमार सिंह चौहान, तो वहाँ नोटबंदी नहीं चलेगी, वहाँ तो जुगलबंदी चलेगी। वो मध्य प्रदेश का एक अलग मानस है। मध्य प्रदेश को मतलब नोटबंदी का इफेक्ट, यहाँ नोटबंदी से ज़्यादा कार्यकर्ता आपके क्लोज है, एक सहज नेतृत्व मिला है कार्यकर्ता को, प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सहज व्यक्तित्व है, तो ये उसका फायदा हो सकता है। लेकिन नोटबंदी के दूरगामी परिणाम आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे? निश्चित रूप से देश के पक्ष में होंगे। देखिए, मोदी जी ने एक बात बहुत मार्के की बात कही है, एक पॉलिटिशियन होते हुए भी, कि मैं देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं, मेरी प्राथमिकता है देश, और उसके लिए देश हित में मुझे कुछ कड़वे फैसले भी करने होंगे, और वो फैसला उन्होंने अभी किया है। आने वाले समय में कुछ कठिनाई देश महसूस कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा है, लेकिन इसके रास्ते निकलेंगे। और मैं तो कांग्रेस को कहूंगा कि एक दौर था आप ही के समय में, राशन की दुकानों पर कितनी लंबी कतारें लगती थी, दिन भर राशन लेने के लिए गरीब धूप में तपता खड़ा रहता था। मेरी इन आंखों ने देखा है वो नजारा। अब 8-15 दिन, कुछ दिन नई करेंसी छपकर मार्केट में आएंगी, बैंकों में आएंगी, पुराने नोट ईमानदार लोगों के घर में जो रखे हैं वो बदल कर उन्हें नए नोट दिए जाएंगे। तब तक के लिए कुछ कठिनाई और परेशानी होगी, तात्कालिक परेशानी हो सकती है, तात्कालिक होंगी। और काला धन बंद होना ये तो देश के लिए हितकारी बात है। बड़ी मात्रा में इसमें काला धन जो अर्थव्यवस्था को लिल रहा था वो चलन के बाहर होगा, एक फेक करेंसी बाहर होंगी, ये उससे बड़ा लाभ है, उससे बड़ा लाभ है। तो ये जो एक कठोर निर्णय है, जैसा आपने कहा कि मतलब ये पार्टी को इसमें द्वितीय स्थान पर रखा गया, प्राथमिकता दी गई कि नहीं, चाहे एक डिसीजन इसमें अगर हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़े तो उठाएंगे। इस दृढ़ता को प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। लेकिन इस पूरे मसले पर देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, विश्व में जाने माने अर्थशास्त्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो कभी कभार ही बोलते थे, वो बोले और उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी और करीब 2% जो विकास की रफ्तार है वो नीचे चली जाएगी। जेटली जी कह रहे हैं 2% ऊपर जाएगी। ये 2 का आंकड़ा तो जनता इसमें भ्रमित है। आपको क्या लगता है कि मनमोहन सिंह जी जो बोले हैं वो एक अर्थशास्त्री के तौर पे बोले हैं या विपक्ष ने उन्हें स्टंट के तौर पर प्रदर्शित करके ये बात कहलवा दी? 2 चीजें आप समझ लें जी। ये दुर्भाग्य कहे देश का, मनमोहन सिंह जी के 10 वर्ष के यूपीए 1 और यूपीए 2 जी के काल में इस देश में जितना ब्लैक मनी पैदा हुआ वो कभी किसी प्रधानमंत्री के काल में नहीं हुआ। कोलगेट घोटाला, 2G 3G घोटाला, टेलीफोन घोटाला, कॉमनवेल्थ, हजारों लाखों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ में नहीं, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ जी कि भारत सरकार के मंत्री सरकार की वजह से नहीं, अदालतों की हस्तक्षेप की वजह से पकड़ाए, धराए और मंत्री के पद से सीधे जेल पहुंच गए। जी। ए राजा, सुरेश कलमाड़ी, क्या कहेंगे इसको? तो जो उन्होंने बोला वो, मैं मनमोहन सिंह जी की बात से सहमत नहीं हूं। जी जी
अरुण जेटली जो कह रहे हैं, जी देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होंगी। जी। इस प्रकार का जो एक निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने लिया, मुख्यमंत्री जी ने उनकी तारीफ की, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और पार्टी इस विश्वास के साथ खड़ी है कि देश उनके साथ खड़ा है। और बहुत विरोध के बाद कोई भी पार्टी जो है बंद का साहस भी नहीं कर पाई, बंद की बात की, फिर आक्रोश भी की, फिर आक्रोश भी नहीं दिखा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त स्थिति में दिख रही है देश में। तो ये सशक्त जो स्थिति है, इसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि मोदी जी के निर्णयों में देश पहले है, देश पहले। अच्छे कदम का लाभ हमको यूपी चुनाव में मिलेगा, जी लेकिन मोदी जी जो भी निर्णय करते हैं वो पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ उनके नजरों में नहीं रहता, राजनीतिक हित उनके नजरों में नहीं है, देश हित उनके नजरों में। मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पहले जब सरकार ने अपने 12 साल पूरे किए, शिवराज जी के 10 साल भी पूरे हो गए थे, एक बड़ी बात होती है। उस बीच में प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के नेतृत्व को लेकर सवालिया निशान खड़े किए, कुछ कार्यकर्ताओं ने किया, आपने बड़ी सख्त टिप्पणी की। तो इस तरह की बात आई कि जो आवाज़ उठाता है उसको कुचल दिया जाता है। तो ये आवाज़ को दबाने वाली बात थी या अनुशासनहीनता को रोकने वाली बात थी? पुरोहित जी, दो चीजें हैं। जी मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरा धर्म है मेरी पार्टी को और मेरी सरकार को बराबर साथ लेके चलना। जी और जो मेरे सरकार, मेरे मुख्यमंत्री योग्य कर रहे हैं, आज वो चेहरा ही तो है पुरोहित जी, इस सच्चाई को मैं कैसे नकारूं। देश में नरेंद्र मोदी मेरे पार्टी के लोकप्रिय नेता है, उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व, उन्हीं को फोकस करके हम देश में सरकार बना सके। और 2019 में भी उन्हीं को फोकस करके हम पुनः देश में दोबारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे। जी हर पार्टी का एक आकर्षक चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, वो हमारा स्टार प्रचारक होता है, प्रदेश वो में हमारे वो शिवराज पार्टी हैं का आपके पास। फोकस प्रदेश में वो शिवराज हैं, वो चेहरा। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान। जी ये मेरे पार्टी के एसेट है साहब, मेरे पार्टी की प्रॉपर्टी है ये। हमारा धर्म है इनको जतन से संभाले रखना। क्या बात। एक बड़ा ही आपने रोचक इसका उत्तर दिया। मुझे पहली बार इस प्रश्न का इतना संवेदनशील उत्तर मिला। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जैसा आपने कहा कि ये जो है एक पार्टी को जब इन्होंने संभाला तो आपका नैतिक दायित्व बन जाता है कि पार्टी को संभालना, लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे मसले पर एक कठोर व्यक्तित्व का, बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व देखने को मिला। वो प्रधानमंत्री जी इस फैसले के बाद लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, एक भय भी उनके मानस पर आया। फिर उनकी माँ पैसे बदल लेंगे। इन सारे मसलों पे, इस बहुआयामी व्यक्तित्व पे, इस कार्यकलाप पे विपक्ष बोला कि ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा निर्णय है, इस पर उनका जो ये बहुआयामी व्यक्तित्व जो सामने आया कि वो इस निर्णय को लेके भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि 50 दिन बाद आपको गलत लगे तो चौराहे पे जो चाहे सजा दे देना। मतलब ये जनता को सीधा सा था कि आपको समझ में नहीं आए तो मुझे अगली बार बिल्कुल चुनना नहीं। तो इतना दृढ़ निर्णय, जिसमें हो सकता था पार्टी की साख गिर सकती थी, हो सकता था कि जनता उनके विरोध में आ सकती थी, हो सकता था कि विपक्ष में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। तो इतना जटिल, इतना कठोर निर्णय जो पार्टी ने लिया, तो इस पर जो जिस प्रकार से समर्थन पार्टी का मिल रहा है, ये समर्थन दिल से है कि अब जब निर्णय ले लिया तो खड़ी हो गई है पार्टी पीछे? देखिए, देश हित के लिए हुए निर्णय में पार्टी नहीं, देश मोदी जी के साथ खड़ा है।
चंद मुट्ठी भर वो नेता जो आज बेनकाब हो चुके हैं। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस का हाथ काले धन वालों के साथ, कांग्रेस का हाथ नकली नोट छापने वालों के साथ, और वो चंद नेता जो इस फैसले से तिलमिला गए वही आलाप कर रहे हैं। देश का आम आदमी इस फैसले के साथ खड़ा है, भाजपा इस फैसले के साथ खड़ी है। सामान्यतः लड़े फौज नाम मुखिया पाता है, हार देखते ही सेना पे दोष मढ़ा जाता है, लेकिन इसको सहजता कहें या सांगठनिक कार्यक्षमता कहें कि मध्य प्रदेश में प्रदेश संगठन के मुखिया ने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शहडोल की जो जीत थी वो हमारे शिवराज जी के परिश्रम का और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का नतीजा थी, और देश में जो मोदी जी ने निर्णय लिया है वो देश हित का निर्णय है। पार्टी उसके बाद है, देश उनके साथ खड़ा है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, और इस निर्णय के दूरगामी परिणाम मिलेंगे। आपने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रदेश सरकार के शिवराज जी के 11 साल के कार्यकालों पर, प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर, मोदी जी के निर्णय पर अपने विचारों को जिस प्रकार से हमारे साथ साझा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद पुरोहित जी।